नमस्कार, मैं रवि तलवार स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन क्रैकर में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कोशिका को दो भागों में बांटकर अध्ययन करना प्रारंभ किया था, जिसमें पहला भाग सुरक्षा आवरण और दूसरा भाग जीव द्रव्य था। हम पहले भाग सुरक्षा आवरण के अंतर्गत आने वाले दो पार्ट कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली का अध्ययन कर चुके थे। आज हम जीव द्रव्य का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने कोशिका द्रव्य की ओर। यदि मैं बात करूं तो प्रोफेसर हक्सले महोदय ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। यदि मैं बात करूं कोशिका जीव द्रव्य के नामकरण की, तो जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य का नामकरण किया। यदि प्रश्न पूछा जाए कि जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। यदि प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक मात्रा में जीव द्रव्य में कार्बनिक पदार्थ या कौन सा अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, यदि बात करें जीव द्रव्य में पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में अकार्बनिक पदार्थ की, तो अकार्बनिक पदार्थ है जल। जल जो है वो 90% कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यदि बात करें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ की, तो जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है प्रोटीन। तो ये 3-4 पॉइंट जीव द्रव्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आगे पढ़ते हैं। हम जीव द्रव्य को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला केंद्रक और दूसरा कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक। तो पहले हम अध्ययन करेंगे कोशिका द्रव्य का। यदि मैं बात करूं कोशिका द्रव्य की, तो कोशिका के अंतर्गत आने वाले सभी कोशिका अंग कोशिका द्रव्य के अंदर समाहित रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, लाइसोसोम और अंतःप्रद्रव्य जालिका आदि सभी जो कोशिका के कोशिकांग हैं, ये सभी हमारे कोशिका द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। यदि मैं बात करूं चित्र की, तो हमने एक कोशिका का, जंतु कोशिका का एक रफली डायग्राम बनाने की कोशिश की है। तो मैं आपको दिखा दूं, ये इस तरह की संरचना जो है, इसको कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। और यदि मैं बात करूं इस थैलीनुमा संरचना की, तो इस थैलीनुमा संरचना को कहा जाता है लाइसोसोम। आगे हम बात करेंगे कि लाइसोसोम को क्यों आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यदि मैं ऐसी इस कर्णनुमा संरचना की बात करूं, तो इसको कहा जाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका को कहा जाता है कोशिका का कंकाल तंत्र। ये भी हम आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यदि मैं बात करूं इस संरचना की, तो इस संरचना को कहा जाता है गोल्जिकाए। तो आइए हम कोशिका के एक एक अंग के बारे में विस्तार से अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। यदि मैं बात करूं कोशिका के सबसे पहले अंग अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका को कहा जाता है अंग्रेजी में प्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रव्य जालिका को अंग्रेजी में कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और शॉर्ट में इसको ER भी कहा जाता है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका के खोज करता है पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने 1945 ईस्वी में अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की। यदि हम अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में विस्तार से थोड़ा अध्ययन करना प्रारंभ करें, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका को कहा जाता है कोशिका का कंकाल तंत्र। यदि प्रश्न पूछा जाए कि कोशिका का कंकाल तंत्र किसको कहा जाता है, तो कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका को। अंतःप्रद्रव्य जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका को आकार प्रदान करती है। यदि हम चित्र में ध्यान दें तो अंतःप्रद्रव्य जालिका पर
एक तरफ से अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका की एक दीवार से लगी हुई है और दूसरी तरफ कोशिका की जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है ये केंद्रक से लगी हुई है। तो ये कार्य क्या करती है, ये जो कोशिका को आपस में या केंद्रक से चिपकने नहीं देती। यदि हम एक रफली डायग्राम बनाएं तो कोशिका के अंतर्गत ये तो बीच वाला केंद्रक भाग हो गया इसका, और अंतःप्रद्रव्य जालिका इस तरह से है। तो हम देख सकते हैं कि अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका की दीवार को केंद्रक से चिपकने नहीं दे रही है, यानी हम कह सकते हैं कि अंतःप्रद्रव्य जालिका ने कोशिका को आकार प्रदान किया है। यदि हम अंतःप्रद्रव्य जालिका को बीच से हटा दें तो क्या होगा, कोशिका का आकार नहीं रह पाएगा और कोशिका की जो दीवारें हैं ये आकर केंद्रक से चिपक जाएंगी, ये आकर केंद्रक से चिपक जाएंगी। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका को हम कोशिका का कंकाल तंत्र इसीलिए कहते हैं क्योंकि अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका को आकार प्रदान करती है। बात करें अंतःप्रद्रव्य जालिका की तो हम देख सकते हैं कि अंतःप्रद्रव्य जालिका पर कर्णनुमा संरचना पाई जा रही है। ये कर्णनुमा संरचना ही कहलाती है राइबोसोम। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोशिका के अंतर्गत आने वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। राइबोसोम के कण पाए जाने के आधार पर हम अंतःप्रद्रव्य जालिका को दो भागों में बांट सकते हैं। पहली चिकनी सतह वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा खुरदुरी सतह वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि हमने आपको बताया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में ER भी कह सकते हैं। यदि मैं बात करूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःप्रद्रव्य जालिका की तो हम कह सकते हैं कि जिस अंतःप्रद्रव्य जालिका पर राइबोसोम के कण पाए जाएंगे उसको खुरदरी सतह वाली अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाएगा और जिस अंतःप्रद्रव्य जालिका पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाएंगे उसको चिकनी सतह वाली अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है। यदि हम बात करें चिकनी सतह वाली तो चिकनी सतह वाली अंतःप्रद्रव्य जालिका को अंग्रेजी में कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और खुरदरी को कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यदि चिकनी सतह वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इस पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं। इस पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं। और चिकनी सतह वाली अंतःप्रद्रव्य जालिका ग्लाइकोजन तथा लिपिड के निर्माण में सहायक होती है। यदि मैं बात करूं खुरदुरी सतह वाली अंतःप्रद्रव्य जालिका की तो सबसे पहला पॉइंट है इस पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, इसीलिए तो इसको खुरदुरी सतह वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और खुरदुरी सतह वाली जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है यह है राइबोसोम के निर्माण में सहायक होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइबोसोम को अंग्रेजी में राइबोसोम ही कहा जाता है। यदि मैं बात करूं राइबोसोम की खोजकर्ता की तो राइबोसोम के खोजकर्ता हैं जॉर्ज पैलेड। राइबोसोम को पैलेड कण भी कहा जाता है। राइबोसोम को पैलेड कण भी कहा जाता है क्योंकि राइबोसोम के जो निर्माण करता है, राइबोसोम के जो खोज करता है वो है जॉर्ज पैलेड। यदि मैं बात करूं राइबोसोम के अगले पॉइंट की तो राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि
राइबोसोम ही वह स्थान है जहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन हमें एक बात याद रखनी है, राइबोसोम केवल वह स्थान है जहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम का प्रोटीन निर्माण करने का कोई योगदान नहीं है। जिस तरह से चीनी के निर्माण के लिए हमें एक फैक्ट्री की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार चीनी की फैक्ट्री की तरह ही राइबोसोम का कार्य है। जिस प्रकार से फैक्ट्री में या मिल में कह सकते हैं हम चीनी का निर्माण होता है, उसी प्रकार से प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में। यदि मैं नेक्स्ट कोशिकांग की बात करूं तो अगला कोशिकांग है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो हेडिंग डाल देंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को अंग्रेजी में माइटोकॉन्ड्रिया ही कहा जाता है। यदि मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता हैं केलीकर। यदि मैं बात करूं अल्टमान महोदय की, तो अल्टमान महोदय ने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट। यदि मैं बात करूं वैज्ञानिक सी वेंडा की, तो सी वेंडा ने ही सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। नाम दिया। यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का निर्माण होता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। यदि मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो हम यदि छोटा सा एक चित्र बनाने की कोशिश करें माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना इस प्रकार होती है। और यहाँ पर ये जो उभरी हुई उंगली नुमा संरचना आप देख रहे हैं, और ये जो धसी हुई संरचना देख रहे हैं, तो धसी हुई संरचना को कहा जाता है क्रिस्टी। और उभरी हुई संरचना पर जो कण पाए जाते हैं, इनको कहा जाता है F1 कण। यदि मैं बात करूं F1 कण की, तो F1 माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला F1 कण के अंतर्गत ही ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आनुवांशिक पदार्थ यानी कि DNA, माइटोकॉन्ड्रिया में DNA पाया जाता है। और यदि मैं बात करूं श्वसन की, तो प्रोकैरियोटिक जीवों में जो श्वसन है वो ऑक्सीसोम के अंतर्गत होता है। ऑक्सीसोम। ये कुछ बातें थी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कोशिका अंग की तरफ। नेक्स्ट कोशिका अंग है हमारा गोल्जी काय, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है गाल्जी बॉडीज। यदि मैं गाल्जी बॉडीज की खोजकर्ता की बात करूं, तो इसके खोजकर्ता हैं गोल्जी काय के खोजकर्ता हैं कैमिलो गाल्जी। प्लांट सेल में गाल्जी काय को डिक्टियोसोम कहा जाता है। प्लांट सेल में गोल्जी काय को डिक्टियोसोम कहा जाता है। यदि हम गोल्जी काय की संरचना की बात करें, तो गोल्जी काय को इस तरह की संरचना होती है और उसमें द्रव भरा होता है। इसमें जो भरा हुआ द्रव है उसमें एंजाइम हार्मोन्स आदि भरे होते हैं। यदि मैं बात करूं गोल्जी काय के कार्य की, तो गोल्जी काय का कार्य है शुक्राणु निर्माण। और यह एक स्रावी अंग होता है और गोल्जी काय के अंदर एंजाइम्स और हार्मोन्स भरे होते हैं।
गोल्गी काय के अंदर एंजाइम्स और हार्मोन्स भरे होते हैं। गोल्गी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। गोल्गी काय को कोशिका का ट्रैफिक नियंत्रक या पुलिस भी कहा जाता है। गोल्गी काय को ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक नियंत्रक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गोल्गी काय के अंदर भरे होते हैं एंजाइम्स और हार्मोन्स, और गोल्गी काय कोशिका में चक्कर लगाता रहता है तथा जिस भी कोशिका के अंग को एंजाइम्स, हार्मोन्स या जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसको वितरित कर देता है। ऐसा ही कार्य हमारे दैनिक जीवन में ट्रैफिक पुलिस करती है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस भी इधर उधर चक्कर लगाकर ट्रैफिक को नियंत्रित करती है। इसीलिए हम गोल्गी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। यदि मैं बात करूं नेक्स्ट कोशिका अंग तारक काय की, तारक काय को अंग्रेजी में कहा जाता है सेंट्रोसोम। तारक काय की एक विशेषता होती है कि यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। तारक काय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारक काय की यदि मैं बात करूं कार्य की, तो तारक काय का कार्य है यह जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन का कार्य करता है। कोशिका विभाजन का कार्य करता है। तो ये थी आज की क्लास हमारी। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।